हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप कि पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तुम्हारी जो लास्ट एग्जाम की प्रिपरेशन है, जिसके लिए तुम अपनी रिविजन्स कर रहे होगे, वो प्रॉपर तरीके से चल रहे होंगे। उसी सीरीज में अपना तीसरे नंबर का टेस्ट है। ऑलरेडी 2 टेस्ट अपन कर चुके हैं 25-25 क्वेश्चन के जेईई मेन पैटर्न पर, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बच्चों का। तो ये थर्ड लेक्चर है। किसी ने अगर वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जा करके देख सकता है। अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, पूरी फिजिक्स 25 क्वेश्चन में रिवाइज करने के लिए, और जेईई मेन पैटर्न का जो एक्चुअल सिनेरियो समझने के लिए वो कर सकते हैं। जेईई मेन से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर का लेवल ही है, ताकि तुम्हें जेईई मेन के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ऑलरेडी हम 2 टेस्ट कर चुके हैं कंप्लीटली, और उनकी पीडीएफ वगैरह जो सॉल्यूशंस की है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है। और मैं यही बोलूँगा यार, अभी लास्ट एंड टाइम पर तुम्हें ना थोड़ा सा काम रहना। सारी चीज़ें बढ़िया से हो जाएंगी अगर तुम अपना दिमाग काम रख करके, ठंडा रख करके, और अपने रिविजन्स प्रॉपरली करते रहोगे और अच्छे से पढ़ते रहोगे। ठीक है। चीज़ें अगर तुम्हें पसंद आ रही हो, अगर यार क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर तुम्हें सारी क्लासेस की लिंक वगैरह, पीडीएफ वगैरह, ये इस लेक्चर की ये पीडीएफ भी तुम्हें इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो वहाँ पे जाकर के तुम ये डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी की सारी लिंक्स तुम्हें डाउट ग्रुप वगैरह की और टेलीग्राम चैनल की, ये सारी तुम्हें लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डाउट ग्रुप है तुम्हारा, इस नाम से अगर तुम टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप। यहाँ पर ऑलरेडी 400 से ऊपर बच्चे अपने डाउट्स मुझसे रिजोल्व करते हैं, और मैं खुद लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ यहाँ पे बच्चों के, जिसमें बच्चे खुद डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट डिस्कस करते हैं। जो भी उनको एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वो सारी मुझसे वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो या तो तुम ये QR कोड स्कैन कर सकते हो, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहाँ पर जाकर के, या फिर टेलीग्राम में जाकर के ये सर्च करोगे इस नाम से, तो वो मिल जाएगा तुम्हें ग्रुप। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे अपन यार स्टार्ट करते हैं ना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए जेट ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ m, मास m, स्पीड v एंड नंबर डेंसिटी n, ऑल मूविंग कोलिनियर। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर डेंसिटी जो होता है वो होता है नंबर अपॉन में वॉल्यूम। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है करंट में कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर डेंसिटी दे रखा है, नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे नंबर डेंसिटी बोलते हैं। अभी बोल रहा है कि ये वाटर जेट जो है दीवार को एंगल थीटा पर हिट करता है नॉर्मली। तो द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल बाय द जेट अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन विल बी। ध्यान से समझो, ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार पर ये एक वाटर जेट है, ऐसा समझ लो। ये वाटर जेट ऐसे जाती है और ये हिट करती है उसको। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये ए है, और इस एरिया में स्पीड v से चलते हुए मॉलिक्यूल्स ये मूव करते हैं। तो इसमें ये बोल रखा है कि नंबर डेंसिटी n है, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर सेकंड टकराएंगे। हम 1 सेकंड की 1 सेकंड की कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल। क्योंकि 1 सेकंड का रेट ऑफ चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो फोर्स होता है। तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम इम्पार्ट होगा या फिर उसको मिलेगा दीवार से मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल उतना ही इम्पल्स दीवार पे देंगे, तो उतना एक सेकंड का जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स बन जाता है। तो हम 1 सेकंड में देख लेते हैं कि भाई अलोंग द लेंथ 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस चलेंगे मॉलिक्यूल्स, वो x जो चलेंगे वो v इंटू टी। तो v इंटू टी यानी कि v इंटू 1 यानी कि v स्पीड के बराबर। तो 1 सेकंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने लेंथ के मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब से बाहर निकलेंगे हर सेकंड। यहाँ से इतनी लेंथ के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, तो जो वॉल्यूम 1 सेकंड के अंदर जो बाहर निकलेगा गैस का, वो एरिया इंटू लेंथ इन 1 सेकंड, और 1 सेकंड में जो लेंथ बाहर निकलेगी वो स्पीड v के बराबर की होगी, तो a इंटू वी। वी इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से मॉलिक्यूल्स उसमें बाहर निकलेंगे, वो स्पीड v दे रखी है हमें। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं बात करूँ 1 सेकंड के अंदर कितने बाहर निकलेंगे, वो आ जाएगा नंबर डेंसिटी इंटू 1 सेकंड का वॉल्यूम a इंटू वी, तो ये एन ए वी। तो अब अगर मैं देखूं कि जो मोमेंटम था p इनिशियल, मॉलिक्यूल जब जाएंगे यहाँ से जब मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो इस एंगल पर इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे, और जितने एंगल पर जाएंगे उतने एंगल पर बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो ये नॉर्मल के साथ एंगल थीटा पर आई और एंगल थीटा पर ही चलेगी। तो टकराते समय हॉरिजॉन्टल में अगर मैं देखूंगा तो इसकी ये वेलोसिटी v है, तो ये एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा, और टकराने के बाद की हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी ये भी v cos थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम जो मॉलिक्यूल्स का होगा वो x डायरेक्शन का, वो m इंटू जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास m इंटू v cos थीटा होगा। और फाइनली जो x डायरेक्शन का मोमेंटम होगा माइनस का जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं n इंटू m इंटू v cos थीटा।
एक्स डायरेक्शन में वी कोस थीटा से गया था, वी कोस थीटा से जाएगा, और वाई डायरेक्शन में वी साइन थीटा से गया था और वी साइन थीटा से ऊपर चला जाएगा। तो वी वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंज आया नहीं मोमेंटम में, दीवार पे एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल है, एक्स डायरेक्शन में जो कोलिजन हो उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल गई, तो वो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा डेल्टा पी एक्स डायरेक्शन में, वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल्स इंटू एक का चेंज इन मोमेंटम एम वी कोस थीटा, इसका 2 टाइम्स, ये डेल्टा पी है 1 सेकंड का। समझ में आ गई की बात? उसके लिए हमें एन लिखना पड़ेगा 1 सेकंड का, ये है कैपिटल एन 1 सेकंड का, ये इसमें रख दो तो ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स एन ए वी इंटू एम वी कोस थीटा। तो जो डेल्टा पी है 1 सेकंड का चेंज इन मोमेंटम, वो कितना बन जाएगा यहाँ पर 2 एन ए एम इंटू वी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। समझ में आ गई बात? ये चेंज इन मोमेंटम है, तो ये फोर्स बन जाएगा, ये एवरेज फोर्स बन जाएगा, ये 2 एन एम वी स्क्वायर इंटू अपॉन में ए को इधर ले आओ तो ए इधर आ जाएगा, और या फिर ए को उधर ही रहने दो, अभी फोर्स आ गया इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर जो होगा फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया कौन सा? ये जो तुम्हारी जेट है, वो जेट जब जाकर हिट करेगी, इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे उठाऊं तो एरिया कौन सा लिखना पड़ेगा? जिस एरिया में ये मॉलिक्यूल्स जाकर के टकरा रहे हैं उस एरिया पर फोर्स लगाएंगे और उस एरिया से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से समझो कि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे जाएंगे, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसे जाकर के हिट करेंगे इतने एरिया में। ये जो होगा ये एरिया ए डैश, इतना एरिया, ये एरिया मान लो ये ए डैश है। इस ए डैश का इधर जो कंपोनेंट आएगा ना, इसका इस ए डैश का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये ए के बराबर होगा। जो एरिया ए डैश यहाँ से मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो इस एरिया में स्ट्राइक करेंगे, और ये वाला एरिया इस वाले एरिया से अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से दिख रहा है। ये जो बीम थी, बीम हॉरिजॉन्टल के नॉर्मल के साथ में ये एंगल थीटा दे रखा है, देखो नॉर्मल जो होगा उसके साथ में ये एंगल थीटा है। तो इस ए डैश का मैं बोलूँ कि जो नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में ये ए डैश होगा, ए डैश का इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो ए डैश कोस थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ए डैश का कोस थीटा कंपोनेंट है वो ए के बराबर होगा, जो कि इस जेट का या फिर जो स्ट्रीम है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जो ए डैश बनेगा वो ए बाई कोस थीटा बनेगा, और जो प्रेशर जो लग रहा है यानी मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं वो ए डैश एरिया में टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो हमने निकाल लिया, डिवाइड बाई प्रेशर अपॉन में एरिया में, प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया में फोर्स एरिया ए डैश लिखेंगे, यानी कि एफ अपॉन में ए इंटू कोस थीटा। तो अब ये देखो प्रेशर निकल के आ गया, एफ की वैल्यू रख दो यहाँ पर 2 एन एम वी स्क्वायर 2 एन एम वी स्क्वायर इंटू ए इंटू कोस थीटा अपॉन में ए इंटू कोस थीटा। तो ए से ए कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 एन एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। किस में दे रखा है? वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 2 एन एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम जगह पर गलती कहाँ पे करता है बच्चा? ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है और मान लो फोर्स निकाल लेता है, फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया को इधर ला करके बोल देता है ये उस पर प्रेशर हो जाएगा, और मैक्सिमम टाइम पर बी ऑप्शन आंसर में दे देता है ना, जबकि ऐसा नहीं है। जो एरिया जिस पर वो स्ट्राइक करेंगे वो एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अलग होगा, तो हमें वो एरिया निकाल करके और फिर उस पर प्रेशर देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि गर्ल मेजर्स द पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट। स्टेशनरी लिफ्ट इनिशियली अगर मैं देखूं रेस्ट में है तब, तो पेंडुलम जब इसमें चलेगा तो इसका टाइम पीरियड जो बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी बन जाएगा, और वो टाइम पीरियड टी है। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन जी बाई 4, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है जी बाई 4 से, जी बाई 4 से, तो इस तरफ जो जी इफेक्टिव आएगा, यहाँ पर अब जी इफेक्टिव लगा देंगे, तो जी इफेक्टिव क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट नीचे की तरफ जी बाई 4 मिलेगा, और जी पहले से नीचे की तरफ है तो जी इफेक्टिव नीचे की तरफ 5 जी बाई 4 बन जाएगा। तो नया जो टी डैश बनेगा वो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन में नया जी इफेक्टिव 5 जी बाई 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 एल अपॉन में 5 जी। 4 का रूट कितना बन जाएगा 2, और ये 2 अपॉन में रूट 5 तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 पाई रूट एल बाई जी अलग से रख लो। 2 पाई रूट एल बाई जी तो पुराना टाइम पीरियड है, तो 2 अपॉन में रूट 5 इंटू पुराना टाइम पीरियड कितना 2 टी बाई रूट 5, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी रो एंड डज नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करता है। इफ द प्लैनेट इज मेड अप ऑफ सम लिक्विड द प्रेशर एट पॉइंट आर फ्रॉम द सेंटर इज, देखो ये तुम्हारा प्लैनेट है,
ये प्लानट लिक्विड का बना हुआ है और ये बोला कि उसकी डेंसिटी रो है, रो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो सेंटर से डिस्टेंस आर पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इसको इस तरीके से डिनोट कर दो कि ये तुम्हारा प्लानट है। यहाँ पर अगर तुम सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाओगे तो सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी, जी इक्वल टू जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नोट, ये बन जाएगा रो डेंसिटी, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी होती है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड में मास डेंसिटी हो जाएगी, इनटू डिस्टेंस आर अपॉन में 3। एप्सिलॉन नोट को कैसे रिप्लेस करोगे, के को कैपिटल के को जी से रिप्लेस करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को जी से रिप्लेस करते हैं तो 1 बाई एप्सिलॉन नोट बन जाएगा 4 पाई जी। समझ में आ गई बात। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी किसी भी डिस्टेंस आर पर सरफेस से, सॉरी सेंटर से, 4 पाई जी रो आर अपॉन में 3, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ध्यान से सुनो, किसी भी जगह पर जब ग्रेविटी जी होती है लिक्विड के अंदर, अगर ग्रेविटी जी होती है, नीचे ग्रेविटी जी होती है तो ऊपर ऊपर की तरफ मूव करने पर प्रेशर डिक्रीज करता है, और अगर मैं ऊपर की तरफ वाइड ऊपर जाता हूँ तो डेल्टा पी जो बनता है वो रो जी वाई बनता है कि नहीं बनता है। हमने यहाँ बोला कि भाई डिस्टेंस स्मॉल आर पर यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर किस वजह से होगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मास अंदर की तरफ खींच रहा होगा, अंदर की तरफ खींच रहा होगा तो जितना अंदर आऊँगा उतना ज़्यादा मास बाहर से अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा मास बाहर से अंदर की तरफ खींच रहा होगा तो अंदर की लेयर से उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई बात। सरफेस पर देखूंगा तो सरफेस के बाहर कुछ नहीं है, तो सरफेस पर नो मास आउटसाइड, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो ग्रेविटेशनल पुल अंदर की तरफ लग रहा होगा उसकी वजह से सरफेस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सरफेस पर बाहर ऊपर सरफेस के बाहर कोई मास है ही नहीं जो इसको नीचे धक्का दे, तो यहाँ पर प्रेशर जीरो है। यहाँ पर जब कैपिटल आर पर यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर पी जीरो होगा। अब हम ये करते हैं कि भाई देखो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाओगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर के डी आर थिकनेस की एक शेल ले लो। ऐसा क्यों किया अभी समझ जाओगे, क्योंकि मैं जब डी आर थिकनेस मूव करूंगा सेंटर से इसकी यहाँ से, ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाकर के ये डी आर थिकनेस की जो शेल इसमें यूज में लोगे, इस डी आर थिकनेस में मूविंग डी आर डिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी देखो सेंटर की तरफ होगी जी, और तुम उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव करो, डी आर डिस्टेंस अगेंस्ट जी, तो उससे प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीजेस भाई पी इक्वल टू रो जी एच। नीचे ग्रेविटी की, अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी जी होती है तो नीचे जाने पर लिक्विड में प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पर घटता है, कितना, नीचे जाने पर वाई डिस्टेंस नीचे जाने पर रो जी वाई बढ़ता है, ऊपर जाने पर रो जी वाई घटता है। तो यहाँ पर मैं बाहर की तरफ जाऊंगा तो वैसे तो ग्रेविटी वेरिएबल है, लेकिन आर से आर प्लस डी आर में मैं जी को यूनिफॉर्म मान करके यहाँ से यहाँ तक कितना प्रेशर डिक्रीज होगा वो डी पी में निकाल लेता हूँ, प्रेशर का डिफरेंस माइनस डिक्रीज होगा बाहर जाते समय, तो रो इंटू जी इंटू कितना डिस्टेंस डी आर डिस्टेंस। अब यहाँ की जो ग्रेविटी होगी वो कितनी बन जाएगी, माइनस रो, ग्रेविटी हमने ऊपर निकाली थी 4 पाई जी इंटू रो आर, 4 पाई जी इंटू रो इंटू आर अपॉन में 3 इंटू डी आर, ये बना था, यही बना था। अब डी पी इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वेरिएबल्स को, यहाँ पर हमें नॉन लिमिट लगानी पड़ेगी। नॉन लिमिट ये है कि जब आर की वैल्यू कैपिटल आर है उसमें प्रेशर जीरो है, तो आर की वैल्यू स्मॉल आर पर प्रेशर पी कितना होगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारा। तो डीपी का इंटीग्रेशन तो यहाँ पर पी बन जाएगा और लिमिट पी माइनस जीरो पी ही रह जाएगा, इक्वल टू माइनस रो टाइम्स ये क्या बन जाएगा 4 पाई कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिख दें 4 पाई जी और रो इंटू रो स्क्वायर, 4 पाई जी रो स्क्वायर इंटू जी, सॉरी 4 पाई जी रो स्क्वायर बन गया अपॉन में 3, और आर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा आर स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर, इसी जगह पर लिख देता हूँ तो ये प्रेशर बन जाएगा -4 पाई जी रो स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ का 2 एलसीएम लेकर के बाहर ले लो तो 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 बन जाएगा, और माइनस को अंदर भेज दो तो प्रेशर बन जाएगा 2 पाई जी टाइम्स रो स्क्वायर अपॉन में 3, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। 2 पाई जी रो स्क्वायर, 2 पाई जी रो स्क्वायर, जी यहाँ पर स्मॉल जी नहीं कैपिटल जी था, हमने ये मिस कर दिया, ये कैपिटल जी था इसमें, ठीक है, हर जगह
ठीक है। हाँ, तो फिर कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, 2 वाला। 2 का कोएफिशिएंट सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी वी। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ वेलोसिटी वी से मूव कर ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मान लो किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से तुमने फेंका था ये वी। अब उस समय पर जब वेलोसिटी वी है, उस समय इसमें बोल रखा है कि रेजिस्टिव फोर्स नीचे की तरफ जो है वो के इंटू वी स्क्वायर लग रहा है। रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी प्रोपोर्शन में है, यानी कि के इंटू वी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के भी दे रखा है। तो नीचे की तरफ इस पे के इंटू वी स्क्वायर फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ नीचे की तरफ इस पे एम जी भी लग रहा है। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, वेलोसिटी के अपोजिट होगा, और कितना, एम जी प्लस के वी स्क्वायर फोर्स अपॉन में मास एम। तो एक्सेलरेशन जो बनेगा वो माइनस ऑफ जी प्लस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर के बराबर बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसा कर लेते हैं कि वी स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं, उसमें के बाई एम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के बाई एम, और ये बन जाएगा एम जी बाई के प्लस में वी स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन बन गया एक्सेलरेशन का। अब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये बोल रहा है कि इफ द पार्टिकल अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट आफ्टर सम टाइम टी, टाइम टी के बाद में वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, एच मैक्स के ऊपर उसकी स्पीड जीरो हो गई होगी, तो हमें वो समय निकालना है जब स्पीड जीरो हो गई है, ठीक है ना। तो अच्छा, टी टाइम के ऊपर ये मैक्सिमम हाइट अटेन करना है, तो टी टाइम पर टी की वैल्यू, टी पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो पूछा है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी वी से तुमने फेंका था वो वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी v है, तो t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, हमें ये पता है। तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और टाइम से मैं चेंज कर देता कि v और t का रिलेशन आ सके। तो एक्सेलरेशन को हम dv बाई डी टी रख देते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो dv बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस के बाई एम और एम जी बाई के माइनस वी स्क्वायर। तो ऐसा कर लेते हैं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक तरफ ले आते हैं, एम जी बाई के माइनस वी स्क्वायर, सॉरी प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक तरफ लग रहे थे, प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं। टी की वैल्यू जीरो पर स्पीड हमें पता है वी, और टी की वैल्यू टी पर वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। ये दोनों लिमिट हमें रखने देनी है, और टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ वी, या वी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकल के आ जाएगा, ठीक है। टी यहाँ पर टोटल टाइम है उसके रुकने का। इसका ये जो इंटीग्रेशन होगा, देखो ये इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने, ये इंटीग्रेशन प्रॉपर तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा तुमने। ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तुमने कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन बनता है वो बनता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। समझ में आ गई बात? तो ये जो हमारा ए बनेगा, हमारा ए स्क्वायर रूट ऑफ एम जी बाई के बन जाएगा, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर जो है वो एम जी बाई के है, और एक्स स्क्वायर तो वी स्क्वायर है ही। तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, यानी कि वी अपॉन में ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एम जी बाई के, अपॉन में ये पूरा का पूरा एम जी अपॉन रूट ऑफ एम जी अपॉन में रूट ऑफ एम जी बाई के, ए की वैल्यू, ठीक है। और इस तरफ जो इंटीग्रेशन बनेगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी बनेगा, तो माइनस का के बाई एम इंटू टी, इतना बन रहा है। इसमें अगर हम लिमिट रखेंगे कहाँ से कहाँ तक की, वी से जीरो तक की, कहाँ से कहाँ तक की, वी से जीरो तक की, तो ये क्या बन जाएगा, देखो पहले तो टेन इनवर्स जीरो लिखेंगे, टेन इनवर्स जीरो, वी की वैल्यू जीरो रखते हैं, माइनस फिर टेन इनवर्स वी अपॉन में रूट एम जी बाई के, और ये एम जी बाई के को उधर भेज दूँ तो माइनस, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा है सवाल, माइनस रूट ऑफ एम जी बाई के टाइम्स के बाई एम इंटू टी, और टेन इनवर्स जीरो तो जीरो, टेन की वैल्यू जीरो किस एंगल पर होती है, जीरो पर होती है, तो ये एंगल जीरो बन जाएगा। तो और ये माइनस का माइनस फिर यहाँ से कट जाएगा, और टेन को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा वी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम जी बाई के विल बी इक्वल टू टेन ऑफ, ये यहाँ पर देखूंगा तो रूट से ये कट जाएंगे और एम से एम, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये रूट के जी बाई एम। समझ में आ गई बात? ये वाला रूट इस के को काटेगा तो रूट के ऊपर बचेगा, ये रूट एम नीचे वाले एम को काटेगा तो रूट एम नीचे बचेगा, तो ये रूट के जी बाई एम बन जाएगा इंटू टी, ये तो टेन में बन जाएगा, और रूट एम जी बाई के उधर की तरफ और चला जाएगा, तो ये वेलोसिटी जो बन जाएगा वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम जी बाई के टाइम्स टेन स्क्वायर रूट ऑफ के जी बाई एम इंटू टी, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। टी इसमें टोटल टाइम है उसके रुकने का, और वी इनिशियल स्पीड है, ठीक है। तो रूट ऑफ एम जी बाई के और टेन के अंदर के जी बाई एम इंटू टी, के जी बाई एम इंटू टी, सी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए स्मॉल लूप ऑफ वायर ऑफ एरिया ए। लूप ऑफ वायर, एक वायर लूप है, कैसा भी लूप है, इसका एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, इसके नंबर ऑफ टर्न है 40 और रेजिस्टेंस इसका है 20 ओम। ठीक है। इनिशियली कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो इस तरफ है बी, तो इसका फ्लक्स क्या बन जाएगा, फ्लक्स एन बी ए बन जाएगा। इनिशियली एन बी ए इसका फ्लक्स बन जाएगा। अब बोल रखा है कि नॉर्मल टू द लूप व्हेन इट इज प्लेस पुल्ड आउट ऑफ द, फाइनली जब वो बाहर निकाल लिया गया तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड एन बी ए के बराबर आ जाएगा, डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड एन बी ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अभी बोल रहा है टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ वो 2 × 10⁻⁵ कूलम हुआ है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा फाई अपॉन में आर होता है, तो डेल्टा फाई जो बनेगा वो डेल्टा क्यू इंटू आर बन जाएगा। डेल्टा फाई जो बनेगा वो एन बी ए बनेगा जो कि डेल्टा क्यू इंटू आर के बराबर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछिए जो कि बन जाएगा डेल्टा क्यू इंटू आर अपॉन में एन इंटू ए। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लो। डेल्टा क्यू कितना बन जाएगा, चार्ज कितना फ्लो हुआ है 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ इंटू आर कितना दे रखा है इसमें, रेजिस्टेंस है 20 ओम, अपॉन में नंबर ऑफ टर्न कितने 40 और एरिया कितना दे रखा है, ये इसको 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 10⁻², तो -2 से गया तो ये -3 बच गया पावर में, इससे ये चला गया और ये 2 2 जा 4 से 4 चला जाएगा, बी आ जाएगा 10⁻³ टेस्ला, यानी कि 1 × 10⁻³ टेस्ला। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में बोल रखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड विद ए फाइनाइट डिस्टेंस D। 2 पॉइंट चार्जेज हैं, Q1 है प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस D पर सेपरेटेड है। इट इज डिजायर टू पुट ए थर्ड चार्ज Q3, तीसरा चार्ज Q3 रख दिया हमने, इन बिटवीन दीज टू चार्जेज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम सो दैट Q3 इज इन इक्विलिब्रियम। Q3 नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 है। तो देखो जब इक्वल चार्ज होते हैं ना, इसमें बोला है कि Q3 की क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल ओनली इफ Q3 इज पॉजिटिव, Q3 इज नेगेटिव रेस्पेक्ट साइन ऑफ Q। अब देखो किसी भी पॉइंट पर जो इन बिटवीन द चार्जेज होगा, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से तो अवे फ्रॉम द चार्ज E1 और इधर की तरफ आएगा E2, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अगर E1 इक्वल टू E2 हो गया, बैलेंस हो गया, और बीच में कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, छोटे वाले चार्ज की तरफ नेट फील्ड 0 होती है जब दोनों सिमेट्रिक चार्ज होता है, तो अपोजिट फील्ड है और किसी ना किसी जगह पर इन दोनों में से इनके बीच में किसी ना किसी जगह पर ये फील्ड बैलेंस भी होगी, तो E1 बराबर E2 होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। अब F जो बनेगा Q3 इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर फोर्स 0 होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ Q3, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ Q3 है ना। Q3 का साइन कैसा, उससे इर्रेस्पेक्टिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वहाँ पर कोई भी चार्ज रख दो फोर्स 0 रहेगा। तो पॉसिबल इर्रेस्पेक्टिव साइन ऑफ Q3, साइन पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो फिर वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल P1 एंड P2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस, P1 और P2 हैं, उनको रखा गया है 0,0, एक डाइपोल है यहाँ पर, इसको बोल दिया मैंने ये डाइपोल P1 है, और दूसरा डाइपोल है 1,0,0 पर, यहाँ पर ये P2 है। अब देखो पैरेलल हैं, तो जो डाइपोल अगर मैं ऐसे रखता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक डाइपोल P1 ऐसा है और दूसरा डाइपोल P2 ऐसा है, पैरेलल है, तो इसकी वजह से मैं देखूंगा तो P1 और P2 एक दूसरे के इक्विटोरियल लाइन पर है, और इन दोनों के लिए वो इक्विटोरियल लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन, ये भी आउट ऑफ द प्लेन, ये तो दे रखा है, बोथ ऑफ देम पॉइंटिंग प्लस जेड एक्सिस में, तो दोनों प्लस जेड एक्सिस में रखे हुए हैं, और विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल P2 इट इज मूव्ड, ये P2 उसको 0,2,0 यानी कि x0 और z0 y = 2 यहाँ पर मूव कर दिया, इसको यहाँ पर मूव कर दिया P2 को। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली था और यहाँ पर फाइनली है, तो पहले जो डिस्टेंस थी वो 1 थी और बाद की डिस्टेंस R2 जो होगी 2 हो गई, ये R1 1 थी। यहाँ से P1 की वजह से जो इनिशियल एनर्जी, जो इंट्रैक्शन की एनर्जी लिखी जा सकती है, इंट्रैक्शन की एनर्जी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे का, भाई P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो यहाँ पर किधर है, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 का, तो जो एनर्जी होगी -P.E में, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से देख रहा हूँ तो डाइपोल 2 लिख दूँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसमें P2 डाइपोल की जो एनर्जी होगी वो दोनों की इंट्रैक्शन एनर्जी होगी P.E,
तो या फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका एनर्जी देख लो, इसकी P2 है तो इधर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, P1 उसके अपोजिट होगा, तो या तो P2 डॉट E1 कर दो या फिर माइनस ऑफ P1 डॉट E2 कर दो। किसी एक की वजह से दूसरे की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके P डॉट E कर दो, इंटरेक्शन की एनर्जी आ जाती है। अब यहाँ पर होगा ये कि जो P1 और P2 हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा इक्वेटोरियल लाइन पर KP/R³ होता है, कितना होता है KP1/R³। अब जो इंटरेक्शन की एनर्जी आएगी वो, क्योंकि E और P दोनों अपोजिट है तो डॉट प्रोडक्ट में cos 180 डिग्री पॉजिटिव आ जाएगा, cos 180 डिग्री नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इंटरेक्शन की एनर्जी यहाँ पर P2 टाइम्स KP1/R³ माइनस का, और यहाँ पर cos 180 डिग्री, तो ये cos 180 डिग्री और माइनस कट जाएंगे, यानी इंटरेक्शन की एनर्जी आ रही है KP1P2/R³। अब P1 और P2 तो सेम ही है, यानी कि जो इंटरेक्शन की एनर्जी है 1/R³ के प्रोपोर्शन में है। तो इनिशियली जो इंटरेक्शन की एनर्जी और फाइनल इंटरेक्शन की एनर्जी R फाइनल/R इनिशियल का होल स्क्वायर। R फाइनल 2 है, R इनिशियल 1 था, इसका सॉरी पावर 3, तो ये 8 आ जाएगा U इनिशियल अपॉन में U फाइनल। तो U फाइनल जो बन जाएगा U इनिशियल/8, यानी कि 1/8 टाइम्स हो जाएगी उनकी इंटरेक्शन की एनर्जी। समझ में आ गई बात? डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गई तो 2 की पावर 3 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो इंटरेक्शन की एनर्जी 1/2 की पावर 3 यानी 1/8 टाइम्स। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एग्जिस्ट इन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर। रेक्टेंगुलर रीजन में, इस रीजन में, और ये जो रिंग जो दिखा रखी है उसका एक तरीके से डायमीटर है ये। ए कंडक्टिंग रोड PQ इज रोटेटेड अबाउट O विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा इन द, इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो पहले इसमें देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक, इस वाले में EMF आएगा E इनिशियली, जो E है O से P में बन जाएगा, और हाफ B ω/R²। रोटेशनल EMF जो आती है किसी सेंटर के अबाउट घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ की रोड को या R लेंथ की रोड को, तो उसमें जो EMF आती है वो हाफ B ω/R² होता है। और E O से Q में 0 रहेगा क्योंकि वो B0 है, बाहर की साइड में B0 है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड में हिस्सा घूम रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 रहेगा। तो ये जो यहाँ का O से P का डिफरेंस है वही O से Q का डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो E O से Q तक का रहेगा वो हाफ B ω/R² रहेगा, और ये सब कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरी की पूरी रोड बाहर नहीं आ जाती। समझ में आ गई बात? जब अब ये किस एंगल पर उससे डिपेंड नहीं करता, जब तक ये इसके अंदर है तब तक ये मैं बोलूँ कि जब तक ये वाला हिस्सा इसके अंदर है तब तक मैं पॉजिटिव पोलैरिटी अगर मैं देखूंगा तो V हर एक पॉइंट, हर एक जो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं देखूँ उसमें इस तरफ मूव कर रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो V क्रॉस B से देखूंगा तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ आएगा। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट हाफ के अंदर, नेक्स्ट हाफ में जब OQ इनसाइड होगा आधे सर्कल में एंड OP आउटसाइड होगा, तो उस समय मैं बोलूँगा कि जो देखो इस तरीके से ये O है, ये Q है और ये O से P है। अब OQ पर Q पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा, पहले P पॉजिटिव टर्मिनल पे था, अब Q पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, लेकिन EMF अभी भी उतनी आएगी हाफ B ω/R², ये फिर से कांस्टेंट रहेगी। तो इनकी पोलैरिटी बदल जाती है, कभी P पॉजिटिव टर्मिनल पे रहेगा, कभी Q पॉजिटिव टर्मिनल, जब तक जो भी एंड मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पे रहेगा। समझ में आ गई बात? इस वजह से पोलैरिटी बदलेगी, लेकिन जब तक ये वाला हिस्सा अंदर है तब तक कांस्टेंट EMF आएगी। फिर ये दूसरा हिस्सा जाएगा, ये हिस्सा बाहर आ जाएगा, ऐसे रहेगा, तो इसकी वजह से भी उतनी ही लेंथ अंदर है, तो हाफ B ω/R², इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक सेम मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आने वाला EMF भी कांस्टेंट रहेगा। तो पहले अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट चलता जाएगा, है ना। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये जरूर नहीं कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो सकता है, नेगेटिव से स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आते हैं। इसमें पॉजिटिव 0 ऐसा नहीं होगा, है ना। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है एन ऑसिलेटिंग वोल्टेज VT, जो कि V0, ये जो वोल्टेज है वो V0 cos ω/t है, अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन D, द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है वो ε0 A dE/dt होता है। और एप्सिलॉन करंट डेंसिटी पूछी हमसे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो एरिया को इधर ले आओ, तो I डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन में एरिया ε0 dE/dt, और ये बन जाएगा तुम्हारा करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेंसिटी JD, या J ऑफ स्मॉल d लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूंगा तो V/D से लिखा जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और V/D करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि E = -G/dr होता है।
तो ई वी बाई डी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वी बाई डी बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा वी क्या है, वी नॉट कोस ओमेगा टी बाई डी, तो वी नॉट बाई डी कोस ओमेगा टी। यहाँ से अगर मैं देखूंगा डी ई बाई डी टी रखना पड़ेगा उसके लिए, तो डी ई बाई डी टी निकाल लो, तो वी नॉट बाई डी, ये वी नॉट बाई डी, कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ओमेगा टी, और अंदर ओमेगा इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन 1, तो डी ई बाई डी टी जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस का ओमेगा वी नॉट बाई डी साइन ओमेगा टी। अब इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आई बाई आई डी बाई ए जो करंट डेंसिटी बन जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वी नॉट बाई डी इंटू साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वी नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी, ये तो डी ऑप्शन में दिख रहा है सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सबसे पहली बात तो इस ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ हम चेक कर सकते हैं, चेक ये करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्रॉस ई क्रॉस बी जो है वो पैरेलल होना चाहिए तुम्हारे सी के डायरेक्शन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन यहाँ से पता चलेगी कि के जेड माइनस ओमेगा टी है, तो मूविंग अलोंग पॉजिटिव जेड। समझ में आ गई बात। यहाँ पर अगर अब के एक्स और ओमेगा टी का साइन अपोजिट होता है तो वो प्लस एक्स में चलती है, सेम होता है तो माइनस एक्स में। यहाँ पर के एक्स की जगह के जेड है, तो के जेड और ओमेगा टी का साइन अपोजिट है, इसलिए वो प्लस जेड में चल रही होगी, तो ये के कैप में आना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा दे रखा है, वो दे रखा है जे कैप में, तो अब आई कैप जे कैप और के कैप, सिंपल सा लॉजिक समझो, आई क्रॉस जे करूंगा तो तुम्हारा के आ जाता, जो कि के की डायरेक्शन में ईएमएफ वेव जानी चाहिए तुम्हारी। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है, तो जे से जे को किससे क्रॉस करूं कि क्या आ जाए। देखो जे को अगर मैं आई से क्रॉस करूंगा तब तो माइनस के आएगा, जे क्रॉस आई जो बनेगा वो तो माइनस के बन जाएगा, तो हमें जे को क्रॉस करना पड़ेगा माइनस आई से, जो कि प्लस के बने। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये जो होती हैं वो सेम फेज में आती हैं, ई एंड बी जो होती हैं वो सेम फेज में रहती हैं, तो साइन या कोस का जो भी फंक्शन होता है वो एज इट इज रहता है। तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी रहेगा, जो कि सब में ही दे रखा है। बट जो ईएमएफ जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी माइनस आई कैप में होनी चाहिए। माइनस आई कैप ये है माइनस, लेकिन माइनस आई कैप सिर्फ ए में है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। साथ में एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो बी नॉट इंटू सी विल बी इक्वल टू ई नॉट, ऐसा होता है। तो बी नॉट जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो ई नॉट बाई सी बन जाएगा, वो तो वैसे ही दे रखा है। ठीक है, ए ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा का, हमें सर्कुलर आर्क दे रखा है। किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सर्कुलर आर्क, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2k लैम्डा अपॉन में r साइन थीटा बाई 2, जहां पर थीटा उसका सर्कुलर आर्क का एंगल होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अलोंग एंगल बाइसेक्टर होती है। यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, कुछ नहीं दे रखा, लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो अवे फ्रॉम दी चार्ज एंगल बाइसेक्टर के लोग इधर आएगी, तो उसका एक्स कंपोनेंट तो इधर आएगा और वाई कंपोनेंट इधर आएगा। और क्योंकि ये राइट एंगल दे रखा है 90 डिग्री, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा वो 45 डिग्री पर बनेगा। समझ में आ गई बात, 45 डिग्री पर, तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री। जो ई एक्स होंगे और ई एक्स और ई वाई का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा, और डायरेक्शन हमें पता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप में, तो सबसे ऑप्शन सारे के सारे माइनस आई कैप माइनस जे कैप में ही दे रखे, मैग्नीट्यूड भी सबके बराबर ही दे रखे हैं, तो हमें फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2k लैम्डा अपॉन में r साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 बाई 2 यानी कि 45 साइन 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 से 2 कटेगा, तो रूट 2 टाइम्स k लैम्डा अपॉन में r बनेगा। k को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख लोगे तो ये बन जाएगा रूट 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू लैम्डा। अब देखो x कॉम्पोनेंट भी क्या बन जाएगा, ई एक्स कोस 45 डिग्री माइनस आई कैप में, और y कॉम्पोनेंट बन जाएगा ई एक्स माइनस ई साइन 45 डिग्री, ये जे कैप के अंदर। अब इसको ध्यान से सुनो, साइन 45 और कोस 45 यानी कि माइनस का ई बाई रूट 2 आई कैप, और ये बन जाएगा माइनस का ई बाई रूट 2 जे कैप। इसको अगर मैं देखूंगा तो ई एक्स क्या बन जाएगा, 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 से रूट कट जाएगा, लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस आई कैप में, और y क्या बन जाएगा ई वाई, ये वेक्टर फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो माइनस लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू जे कैप माइनस जे कैप, माइनस यहाँ से हटा देते हैं फिर, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q इज मूविंग इन ए सर्कल इन ए मैग्नेटिक फील्ड b अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द एनर्जी ऑफ द, देखो बोर मॉडल अगर मैं एप्लीकेबल मानूंगा तो किसी भी nth लेवल के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई के बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो अगर पार्टिकल m मास का q चार्ज का मूविंग इन ए सर्कल इन मैग्नेटिक फील्ड b, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका जो रेडियस बनेगा वो एम वी अपॉन में क्यू भी बनता है। तो हमें रेडियस पता है, तो m इंटू वी की वैल्यू पता है हमें, या फिर हमें r पता है। एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल के हिसाब से, बोर्स मॉडल के हिसाब से जो एम वी आर होता है वो एन एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। एनर्जी क्वांटाइज हो, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, किसी भी nth ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा तो एन एच अपॉन में 2 पाई के हिसाब से घूम रहा होगा। तो m इंटू वी इंटू आर, आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू एम वी अपॉन में क्यू बी विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। हमसे पूछा गया है द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के अंदर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें, जो इसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहाँ से देखेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर उधर की तरफ चला जाएगा क्यू बी, तो ये एन एच क्यू बी अपॉन में ये कितना बन जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब हमें हमें जो चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो बनेगी वो कितनी बनेगी, ये क्या बन जाएगा, हाँ एम उधर चला जाएगा, यहाँ से एम उधर की तरफ चला जाएगा, तो हाफ टाइम्स एम इंटू वी स्क्वायर क्या बन जाएगा एन एच क्यू बी अपॉन में 2 पाई m, और ये क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, फिर बन जाएगा एन एच क्यू बी अपॉन में और 4 पाई m इसके बराबर। जो टोटल एनर्जी बनेगी बॉन्डेड सिस्टम में वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव के बराबर होती है। तो मैग्नीट्यूड में जो एनर्जी बनेगी वो इसी के बराबर बनेगी। टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है और पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर होती है। यही होता है बॉन्डेड सिस्टम में। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगी। तो जो एनर्जी होगी उसके अंदर या तो काइनेटिक एनर्जी बोले, टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में उतनी होगी। ये एन इंटू एच क्यू बी अपॉन में 4 पाई m, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इसका एक्स कंपोनेंट देखें तो आई कैप में कितनी दे रखी है, ई नोट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एम्पलीट्यूड को, ये साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस π/4। अब देखो ये बोला गया पोलराइजेशन क्या कैसा स्टेट में है, ये लीनियरली पोलराइज्ड है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड, इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ऐसे सवालों ने बच्चे को कभी भी 100% क्लैरिटी आ ही नहीं पाती। जो ये मैं बताता हूँ कि जो तुमने सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा होगा, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा होगा या फिर वेव्स पढ़ा होगा, यहाँ पर एक तरीके से दो वेव जी तो सुपरपोज हो रही है, और दो वेव का सुपरपोजिशन यानी कि दो एसएचएम का सुपरपोजिशन, क्योंकि वेव के अंदर हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, तो इसमें एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट कर रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से ऑसिलेट करेगी वो देखना है। पार्टिकल एक्स में अलग ऑसिलेशन कर रहा हो, वाई में अलग ऑसिलेशन कर रहा हो, तो नेट पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, इलिप्टिकल होगा। लेसोजियस जो डायग्राम्स जो बनते हैं वो सुपरपोजिशन से हमने देखने होते हैं कि भाई एक्स वाई का पाथ जो होगा, अगर मैं ई एक्स को बोल दूँ एक्स है और ई नोट को बोल दूँ एम्पलीट्यूड ए है, और ओमेगा टी माइनस के जेड को मैं कॉन्स्टेंट थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर और ई वाई को बोल देता हूँ वाई। तो वाई और एक्स का जो रिलेशन होता है एसएचएम के सुपरपोजिशन में, वही उसका पाथ होता है, वो पाथ पोलराइजेशन बन जाता है। यहाँ पर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैसी है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और जो वाई है वो बनता है तुम्हारा ए साइन थीटा माइनस π/4। अब हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। अगर यहाँ पर देखो ये जो फेज है, अगर ये जो फाई है, इसको फाई, इफ ये जो फाई जो था तुम्हारा अगर ये π/2 रहा होता तो ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन थीटा, और y इक्वल टू साइन ये क्या बन जाता तुम्हारा माइनस कोस बन जाता, ये थीटा माइनस π/2, साइन माइनस बाहर आ जाता, तो माइनस का साइन π/2 माइनस थीटा माइनस का ए कोस थीटा बन जाता। और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर अपॉन में 1 रखते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और ए दोनों के स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, यहाँ से कोस थीटा निकालते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते तो वो 1 बन जाता। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन सर्कल बन जाता, तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड बन जाता। इफ तुम्हारा थीटा जो ये फाई जो होता अगर वो 0 रहता तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और वाई इक्वल टू भी ए साइन थीटा ही बनता।
ठीक है, ए साइन थीटा ही बनता, दोनों को डिवाइड कर देते, साइन थीटा कर जाता, और वाई इक्वल टू एक्स जैसी ये स्ट्रेट लाइन बन जाता। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या केस बन सकते हैं। यहाँ पर पाई बाई 4 है, इसके अलावा अदर देन दैट जो भी होते हैं, अदर देन 0 एंड पाई बाई 2, उसके अलावा जो भी होता है वो सबसे पहले तो इलिप्स बनता है ना। ये इक्वेशन इलिप्स की बन के आएगी, इक्विवेलेंट जो निकालोगे। तो हम तो आंसर तो लगा सकते हैं सीधे सीधे कि सी, अगर हमें पता है कंडीशंस, अगर हम प्लस हो जैसे सर्कल्स वगैरह, सॉरी जो ग्राफ अगर हम पाथ हम पढ़ते हैं एसएचएम के अंदर, अगर तुमने क्लास में पढ़ा होगा तो, हम तो क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाता हूँ पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के अंदर की सेम लाइन के अलोंग सुपरपोजिशन होता है तो क्या होता है एसएचएम में, और परपेंडिकुलर सुपरपोजिशन होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्स और वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोज हो रही है, उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो वो किस तरीके की बनेगी, किस तरीके से वो वेरी करेगी, उसका ग्राफ है, उसका पाथ होगा। तो एक तरीके से पार्टिकल एसएचएम का सुपरपोजिशन का पाथ ही हम निकाल रहे हैं। मैं करके बता देता हूं तुम्हें कि इलिप्स की इक्वेशन कैसे बनेगी। हमारे पास में यहां पर x तो है वो a साइन थीटा है, और y जो है वो a साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 है। इसको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो तो a बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा साइन थीटा कोस पाई बाई 4 माइनस कोस थीटा साइन पाई बाई 4, साइन ए कोस भी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। और ये दोनों 1/√2 होते हैं, तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, तो a/√2, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आ गई ये y। अब यहाँ से निकालो साइन थीटा बन जाएगा x अपॉन में a, तो यहाँ से कोस थीटा भी निकाल लोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। समझ में आ गई बात, यहाँ पे रख दो इसको, तो x अपॉन में a अपॉन में √2, साइन थीटा को क्या रख दोगे तुम, साइन थीटा को तो x बाई ए, और माइनस यहाँ पे क्या रख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या करो कि √2 को इधर भेज दो, और ये बन जाएगा a टाइम्स x अपॉन में a, और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर बच जाएगा, और नीचे a स्क्वायर का रूट a बच जाएगा। अब a कॉमन आकर के यहाँ से इस a से कट जाएगा, ये √2y जो बनेगा वो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर कंडीशन तुम्हें पता हो तो वो आंसर तो तुरंत आ ही जाएगा, लेकिन पूरा सोल्व करना है तो फिर देखो पूरा सोल्व करके देखना ही पड़ेगा इक्वेशन कैसी बन रही है। और क्योंकि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुम इक्वेशन पहचान जाओगे देख करके इलिप्स की इक्वेशन कैसी बन रही होगी उसके हिसाब से। ऐसा कर लो कि रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आओ, और ये x माइनस 2y को एक तरफ कर दो, x माइनस √2y इसको एक तरफ कर दो, और दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उधर करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर, और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो 2y स्क्वायर माइनस 2ab 2√2 x इंटू वाई, और एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और माइनस का 2√2 xy, और इक्वल टू ये a स्क्वायर, और जो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है, ये इक्वेशन इलिप्स की बनती है। तुमने मैथ्स में पढ़ी होगी, तो थोड़ी बहुत मैथ यूज हो रही है यहाँ पे, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ना, तो अगर तुम्हें समझ में आता है तो फिर तुम आसानी से कर लोगे। तो ये जो इक्वेशन बन रही है एक्स और वाई की, यहाँ पर एक्स है EX, यहाँ पर एक्स देखो EX है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और वाई है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, उसका रिलेशन है ये। तो ये इलिप्टिकल रिलेशन बन रहा है एक्स और वाई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस वजह से इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगी ये, है ना। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि इन ए स्टैंडर्ड YDAC सेटअप टू सोर्सेज S1 and S2 ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 आर placed in front of a screen. The pattern of intensity distribution seen in the central portion is given by the graph. ये जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में ये I max है, ये I max है कुछ, और यहाँ पर ये I minimum है, I minimum है, और I minimum 0 है। तो I minimum 0 कब होता है, सबसे पहली बात तो I minimum जो होता है वो रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होता है, इसका होल स्क्वायर। अगर ये 0 है यानी कि I1 इसको 0 करेंगे तो रूट लेंगे, तो रूट I1 इक्वल टू रूट I2, यानी कि I1 बराबर I2 है ना। 0 कब होता है, नेट मिनिमम 0 तभी हो सकता है जब I1 और I2 बराबर हो, तो इंटेंसिटी दोनों की बराबर है। और YDAC की तरह अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्सेज भी होंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये सब सेम होंगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होंगी वो सेम होंगी। अब ये बोल रखा है कि इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट बोल रखा है कि S1 एंड S2 मस्ट हैव द सेम इंटेंसिटी, ये बिल्कुल सही बात है, उनको सेम इंटेंसिटी होना ही चाहिए, क्योंकि I minimum 0 है, I minimum 0 नहीं होता
तो फिर उनका बराबर होना जरूरी नहीं था, मतलब बराबर नहीं होती फिर वो। नेक्स्ट बोल रहा है कि S1 S2 हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। देखो अलग अलग जगह पर फेज डिफरेंस इनका अलग अलग आएगा, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम बन रहे हैं। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो नहीं है, बदल रहा है। S1 S2 हैव मस्ट हैव द इक्वल फेज, दोनों का इक्वल फेज होगा तो फेज डिफरेंस जीरो रह जाएगा। तो हर जगह जीरो तो है नहीं, फेज डिफरेंस सेम नहीं है, फेज इनका सेम नहीं है हर जगह। इसका फेज यहाँ पर अलग है, इसका यहाँ पर अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग आएगा, इसलिए तो डेल्टा एक्स आएगा और इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें शो होगा। सेम पर्पज से जो बी में था वही इसकी वजह से सी भी गलत है। डी जो है S1 एंड S2 मस्ट हैव सेम वेवलेंथ, हाँ S1 S2 मस्ट हैव सेम वेवलेंथ, इसमें आंसर ए और डी दोनों ही आने चाहिए। अब लेकिन देखो ग्राफ के हिसाब से अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है तो सबसे पहली बात तो मल्टीपल चॉइस, अगर मल्टीपल करेक्ट है आंसर टाइप में ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, और इन एग्जाम इफ सिंगल करेक्ट, अगर सिंगल करेक्ट पूछा गया हमसे देन प्रीफर ऑप्शन ए, है ना। ए को क्यों प्रीफर करना है, क्योंकि जो ग्राफ है ना, ग्राफ के हिसाब से हमें ये बोल रखा है कि इस जो वाईडीएस सेटअप का ग्राफ है वो ऐसा बनता है। तो वाईडीएस सेटअप में इंटरफेरेंस हो रहा है तो कोहेरेंट तो होंगी, वेवलेंथ तो सेम होंगी। उसके अलावा ये इस ग्राफ के हिसाब से हमसे ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा था कि I1 I2 को तुम चेक करो, मतलब यही पर्पज हो सकता है उसको ये देने का कि मिनिमा से तुम चेक करो कि I1 I2 बराबर है कि नहीं है। कोहेरेंट होने की वजह से सुपरपोजिशन हो रहा है तो इंटेंसिटीज जो है बदल रही है उसके तरीके से, क्या I1 और I2 बराबर हैं कि नहीं है वो चेक करवाना इसका ज़्यादा पर्पज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फिर तुम्हें आंसर में ए जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है। और मैक्सिमम टाइम पे ऐसी चीज़ें दे रखी होती हैं जब मोर देन वन एक साथ अवेलेबल हो सिंगल करेक्ट में, तो जो डिराइव्ड होता है यानी कि जो जिसके हमें सोचना पड़ता है ये क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे से पूछने की कोशिश कर रहा होगा जो अलग है ना। वेवलेंथ तो बराबर होगी अगर वो सुपरपोजिशन हो रहा है तो, और इंटरफेरेंस हो रहा है तो, ठीक है। तो इंटेंसिटी वाला ग्राफ जो दिया है स्पेशली कि इसको देख करके तुम एनालाइज करो, इस ग्राफ को देख करके एनालिसिस जो करना होगा उसके हिसाब से ए ऑप्शन बेस्ट आंसर जा सकता है, क्योंकि इस इंटेंसिटी के ग्राफ से इंटेंसिटी का ही रिलेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो ए ऑप्शन है, इस वजह से ए ऑप्शन जाएगा। सिंगल करेक्ट होगा तो मल्टीपल करेक्ट अगर है तो ए और डी दोनों आंसर तुम्हें करने हैं, दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 बोला कि द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एक्स ऑफ पार्टिकल ब्लॉक परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल डैम्ड ऑसिलेशन है। डैम्ड ऑसिलेशन में एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस गामा टी कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ये दे रखा है उसका पार्टिकल का मोशन एज ए फंक्शन ऑफ टी। ए उसका एम्पलीट्यूड है इनिशियली, तो हाउ हियर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी गामा इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, ए इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड अल्फा इज द इनिशियल फेज, ठीक है ये सब दे रखा है। अगर बोल रखा है कि इफ dx बाई इफ x एट टी इक्वल टू जीरो है वो जीरो है, साथ ही साथ जो dx बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो है वो v है, देन वैल्यू ऑफ v एंड अल्फा विल ए एंड अल्फा विल बी। तो सबसे पहले बात तो हमें जो क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि ये डैम्ड ऑसिलेशन का कोई सवाल होगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डैम्ड ऑसिलेशन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल किसी भी जनरल टाइप का एक मोशन है, उस मोशन की इक्वेशन दे रखी है, उसके लिए दो कंडीशन दे रखी है, उनको सोल्व करनी है हमें, है ना। पहला कंडीशन जो ये दे रखा है कि भाई x जो है उसकी वैल्यू t की वैल्यू जीरो रखनी है, x में t की वैल्यू जीरो रखोगे तो a इंटू ई टू द पावर माइनस ये गामा इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, और कोस के अंदर ओमेगा इंटू टी जीरो प्लस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा ई टू द पावर जीरो वन बन जाएगा। तो x एट टी इक्वल टू जीरो है वो a टाइम्स कोस अल्फा बनेगा, और ये तुम्हें दे रखा है जीरो, यानी कि यहाँ से बन जाएगा कोस अल्फा जीरो, और कोस अल्फा जीरो होता है अल्फा की वैल्यू ओड नंबर के पाई बाय टू पर, क्योंकि जो कोस का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। ये जीरो पर, सॉरी हाँ ये पाई बाय टू पर, फिर 3 पाई बाय टू पर, और ये 5 पाई बाय टू पर। तो ओड नंबर के पाई बाय टू, ओड नंबर के पाई बाय टू तुम्हारे लिखे जा सकते हैं 2n प्लस वन पाई बाय टू से भी, और 2n माइनस वन पाई बाय टू से भी। अब क्वेश्चन में हमें n की वैल्यूज दे रखी है, n की वैल्यू 0 से 1 2 3 तक मैच करनी चाहिए। n की वैल्यू जो ऑप्शंस में है उसके हिसाब से n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 माइनस वन 1 बन जाएगा, तो पहला पाई बाय टू आ जाएगा। यहाँ पर 0 रखने पर 0 प्लस 1 बन जाएगा, तो 1 पाई बाय टू। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा, मतलब कि जिस ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है वो करेक्ट हो जाएगा, और ऐसे ऑप्शन तुम्हारे पास 3 है ना। खैर हमें फिर से सेकंड इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन दे रखी है जो dx बाई डी टी है, पहले dx बाई डी टी करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो a इंटू सबसे पहले तो ए तो कांस्टेंट आ जाएगा, और ई टू द पावर माइनस गामा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर माइनस गामा टी ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस गामा टी का करेंगे तो टी की डिफरेंशिएशन 1 और माइनस गामा कांस्टेंट ऐसे कैसे, और जो दूसरा को वेरिएबल था कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा ये ऐसे कैसे।
पहले हमने इसको डिफरेंशिएट करा, इसको ऐसे कैसे रखा, अब इसको ऐसे कैसे रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्लस में लिखेंगे a टाइम्स e टू द पावर माइनस गामा ऐसे कैसे, कोस का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, माइनस का साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और अंदर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी की डिफरेंशिएशन वन, अल्फा का वैसे ही जीरो है। अब यहाँ पर भी टी की वैल्यू जीरो रख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो a टाइम्स ई टू द पावर जीरो और माइनस गामा और कोस के अंदर ये अल्फा, ठीक है, और कोस अल्फा में और हमारा वैसे ही जीरो है, ठीक है, कोस अल्फा की वैल्यू फिर से जीरो है, तो पूरा टर्म पहला तो जीरो हो गया। फिर माइनस का a टाइम्स ई टू द पावर माइनस गामा टी, ये गामा टी था तो e की पावर माइनस गामा इंटू जीरो, और साइन के अंदर फिर ये जीरो प्लस अल्फा साइन अल्फा, और ये ओमेगा। अब अगर कोस अल्फा जीरो है तो साइन अल्फा फिर वन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे क्या, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर जीरो दे रखा है, टी इक्वल टू जीरो पर डी एक्स बाई डी टी, सॉरी वी दे रखा है, जीरो नहीं दे रखा, एक्स जीरो था, ये वी दे रखा है, इसको वी के इक्वल रख देंगे, और साइन अल्फा को वन रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो ये जीरो बन जाएगा माइनस, और ये कितना बन जाएगा, ए टू द पावर ए टाइम्स ई टू द पावर जीरो तो वन बन जाएगा, तो ये ए बन जाएगा ए इंटू साइन अल्फा वन, तो ए ओमेगा इक्वल टू वी। अब ध्यान से देखोगे तो कोस अल्फा की वैल्यू जीरो पर साइन अल्फा प्लस माइनस वन दोनों ही हो सकता है, अगर मैं दोनों वैल्यूज लूंगा तो इसको प्लस माइनस वन के इक्वल रखेंगे, प्लस माइनस वन, तो ये प्लस माइनस तो इंटू वी, तो वी को अगर स्पीड है तो स्पीड को ए ओमेगा के इक्वल लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमसे पूछा है ए की वैल्यू बन जाएगी ओमेगा बाई वी, तो ए होगा ओमेगा बाई, ए कितना होगा, वी बाई ओमेगा होगा, सॉरी ए होगा वी बाई ओमेगा, तो वी अपॉन में ओमेगा और 2n प्लस वन बाई टू इंटू पाई, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दे रखा था उसी को डिफरेंशिएट करके और उसमें टी की वैल्यू जीरो रख के और डायरेक्टली उस एक्स में टी की वैल्यू जीरो रख के कंपेयर करनी थी इक्वेशन, वहाँ से हमें वैल्यू मिलनी थी इनकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट बोल रखा है कि जो एक्सप्रेशन है एक्स और टी का, वो ए टाइम्स ई एक्स पी का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, तो ई टू द पावर में है ये 2ab एक्स टी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। पूछा है कि ए बी सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ऑफ द अप्रोप्रिएट डायमेंशंस, द स्पीड ऑफ द पल्स। अगर ये वेव की तरह काम कर रहा है तो वेव जो होगा एक्स कोमा टी, वेव के लिए ये फंक्शन होना चाहिए ए एक्स प्लस माइनस बी टी जैसा, समझ में आ गई बात, ए एक्स प्लस माइनस बी टी जैसा। तो ये जो है ए टाइम्स एफ एक्स कोमा टी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ए टाइम्स ई टू द पावर, इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि इसका स्क्वायर है और ये है, इसको पूरे माइनस बाहर ले लो सबसे पहले, तो माइनस बाहर आ गया, और इसको पढ़ते हैं ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू टी का होल स्क्वायर और माइनस टू टाइम्स ए इंटू एक्स इंटू बी इंटू टी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी जैसा दिख रहा है, अपॉन में सी स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है ए टाइम्स ई टू द पावर माइनस और अंदर की तरफ ए एक्स माइनस बी इंटू टी इसका होल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये ए एक्स प्लस ये माइनस बी टी बन रहा है, तो एक तो पॉजिटिव एक्स में चलेगी वेव, पॉजिटिव एक्स के अंदर वेव चलेगी। दूसरी बात उसकी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ वेव, वो होती है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पर बी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पर ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा बी बाई ए, इसकी स्पीड बनेगी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड जो दे रखा है जो 340 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ऑर्गन पाइप है, बोथ एंड आर ओपन, दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन होने पर एंड का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, एंड का प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेव में नोड बनेगा, हम डिस्प्लेसमेंट वेव, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, प्रेशर वेव बना लेते हैं, प्रेशर वेव का यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर भी नोड बनेगा, तो सबसे छोटा जो फंडामेंटल मोड होता है उसके हिसाब से सबसे छोटा फंडामेंटल मोड ये बनता है, यानी कि एक आधा लूप, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये एफ नोट जो फंडामेंटल होती है वो बनती है एफ अपॉन में सॉरी एफ वी बाई 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसको ओपन करा गया, यहाँ से क्या कर दिया गया, ओपनिंग बना दी गई, ऐसा मान लो, इसको इरेज करके दिखाता हूँ तुम्हें,
ये इरेज कर दिया, मान लो इरेज कर दिया, तो अब अंदर का प्रेशर भी यहाँ का प्रेशर भी पी नोट के बराबर ही मेंटेन रहेगा, एयर के प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा नोड बन जाएगा, यहाँ पर भी एक नोड बन जाएगा। तो इन दो नोड के बीच में एक लूप बनेगा और इन दो नोड के बीच में एक लूप बनेगा। यहाँ पर जो बनेगा, ये जो वेव बन रही है पूरी एक वेवलेंथ की बन रही, तो लैम्डा इक्वल टू एल है यहाँ पर। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा में f जो बनता है v बाई लैम्डा बनता है, और लैम्डा यहाँ पर l ही है, तो यहाँ पर v बाई एल, यानी दो लूप बन रहे हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल से हायर वाली जो तुम्हारा हार्मोनी का वो चल रहा है फर्स्ट ओवरटोन, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर v बाई एल होगी। तो फ्रीक्वेंसी v कितना है 340 अपॉन में l कितना है 29 सेंटीमीटर, तो 29 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो ऊपर चला जाएगा 34 0 अपॉन में 29 इंटू 10⁻2, इसको 34 अपॉन में 29 इंटू 10⁻3, ठीक है, इतना हर्ट्ज। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है ऑप्शन जो दे रखे हैं 293 586 ये दूर दूर ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा अंदाजा लगा लेते कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने के बजाय। ये 34,000 अपॉन में 29 है, इतना हर्ट्ज। देखो अगर ये 34 होता तो ये 1000 बन जाता, अब ये 34 से हल्का छोटा है तो ये 1000 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब 29 का 2 टाइम्स तो कितना बनता, 25 का 2 टाइम्स 50 और 4 का 2 टाइम्स 58 बनता है। तो 58 तो वो तो बहुत ज़्यादा बन जाता। तो ये सिर्फ 1000 से इसका 1 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा है, 29 का 1 टाइम थोड़ा ज़्यादा 34, तो इसका 1 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा 1100 के आसपास का सी ऑप्शन ये बेस्ट पॉसिबल आंसर बनेगा। एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कंसिडर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ एफ का एक लेंस है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ एफ है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस अलोंग इट्स एक्सिस बिटवीन 2f एंड f। ये मान लो फोकल f है और यहाँ पर ये 2f है, यहाँ पर भी f और ये 2f है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होगा 2f और f के बीच में, तो इमेज इसकी 2f से अवे होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज 2f पर बनती है, और जब फोकस के पास आता है ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पर जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास आएगा वैसे वैसे इमेज। तो अब ये 2f से f की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज दूर की तरफ होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 2f टू f, इमेज मूव्स फ्रॉम 2f टू इन्फिनिटी। एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट 2f से f आता है उतने में 2f पे जो ऑब्जेक्ट था तब वो 2f पे इमेज बनती है, जब ये f पे आता है तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती है। तो ये तो सिर्फ f डिस्टेंस मूव करा और ये इन्फिनिटी डिस्टेंस मूव करी सेम टाइम में। तो तुम ही बताओ, एक तो सिर्फ f डिस्टेंस मूव करा है और सेम टाइम में दूसरी इन्फाइनाइट डिस्टेंस मूव कर रही है, 2f से इन्फिनिटी पे चलेगी, तो कौन ज़्यादा तेज चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी सेम टाइम में वो ज़्यादा तेज मूव करेगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा रहा होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, देन इट्स इमेज वुड हैव बीन स्पीड v1, तो v1 की जो इमेज की स्पीड v1 है वो ज़्यादा रही होगी, और अवे फ्रॉम दी लेंस या फिर अवे फ्रॉम दी लेंस v1 ग्रेटर देन v0, v1 ग्रेटर देन v0 का ऑप्शन ही एक ही है, ठीक है ना, और इमेज मूव्स अवे फ्रॉम दी लेंस, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रखा है कि सर्किट शोन बिलो आर नैंड गेट्स ओनली। जो एंड गेट होता है ना, एंड गेट मल्टीप्लाई करता है a इंटू बी, और नैंड गेट a इंटू बी पे बार लगा देता है, मल्टीप्लाई करके बार लगा देता है। सबसे पहले ध्यान सुनो, सारे के सारे नैंड गेट हैं तो मल्टीप्लाई करके बार लगाएंगे। इस पहले गेट में इसमें देखूंगा तो इसमें सिर्फ a जा रहा है, तो a और a, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और उस पर यहाँ पर बार लगा देगा, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ये बन जाएगा a इंटू ए, तो a बन जाएगा a इंटू ए का बार, और a इंटू ए होता है तो a का बार बन जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा इसमें b, अब ऊपर जाएगा यहाँ पर b, तो ये अगर b ऊपर की तरफ गया इसमें तो ऊपर b और b दो बार एंटर करेगा, तो b और b जाएगा तो b इंटू बी, और b इंटू बी का बार, b इंटू बी का बार, b इंटू बी होता है तो ये b का बार बन जाएगा। ऊपर से यहाँ से जाएगा a, तो इसमें a चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करके फिर से बार लगाएगा, तो a और b बार को मल्टीप्लाई करेगा और उसके ऊपर बार लगा देगा। यहाँ से क्या आएगा, ये a बार इंटू बी को मल्टीप्लाई करेगा उस पूरे पे बार लगा देगा। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाला ये वाला फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करके उस पर बार लगाएगा, तो a बार का बार, ध्यान से लिखेंगे इसको, a इंटू बी बार का बार, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी बार, और फिर नीचे जाएंगे तो नीचे वाले से a बार इंटू बी बनेगा और इस पूरे का बार बनेगा।
तो जो सी बन रहा है ना आउटपुट, ये जो सी आउटपुट बनेगा, सी आउटपुट ये बन रहा है ए इंटू बी का बार डॉट ए बार इंटू बी और उस पूरे का बार। तो सबसे पहले तो ये बार अलग अलग होगा, तो इधर आएगा ए इंटू बी बार का बार और डॉट बन जाएगा तुम्हारा प्लस, और ये बन जाएगा ए बार डॉट बी इस पूरे का बार। अब ये फिर से इसको अलग अलग करेंगे, तो सी जो बन जाएगा ये ए बार और प्लस में ये बी बार का बार, प्लस में ए बार का बार और प्लस में ये जो बी है इसका बार बन जाएगा। डॉट का बार और बार का, सॉरी ये जो मल्टीप्लाई है ये डॉट बन जाता है, सॉरी और मल्टीप्लाई है वो प्लस बन जाता है, और प्लस और मल्टीप्लाई बन जाता है इसके अंदर। तो सारे मल्टीप्लाई थे तो पहले इन दोनों को सेपरेट करा, इन दोनों को सेपरेट करा तो ये दोनों अलग अलग हो गए इस तरीके से। और इनमें अगर देखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी और ए बार प्लस बी, प्लस में ए बार का बार ये ए प्लस ये बी बार। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको ए और प्लस ए बार प्लस में बी प्लस बी बार, यहाँ पर हमने ऐसा कुछ ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो ए और बी का एंड और एक्स और नोर, ऐसा तो कुछ हमें ये बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ गलती कर दी क्या हमने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ से ए बार आया, ठीक है, यहाँ से बी गया, तो ये ए बार और बी का बार, और यहाँ से गया ये बी बार और ये बन गया ए, तो बी बार इंटू ए का बार, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के बार लग गया। अब जब यहाँ पर गए, अच्छा हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे मिसिंग, देखो चीज़ मिसिंग यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से जो आएगा ए बार इंटू बी का बार, तो ए बार इंटू बी जो था इसका भी बार है पहले, और ऊपर से जो आने वाला है ए इंटू बी बार उसका भी बार है, ए इंटू बी बार का भी बार है पहले से। और फिर क्या करेगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, बार के साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर पूरे पर ये बार लगाएगा, नोट लगाएगा। तो हमने ये चीज़ मिस रखी है यहाँ पर भी ये बार है और यहाँ पर भी ये बार है, तो ये बार दो बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर ऑलरेडी इस पर एक बार था और एक बार यहाँ से आएगा, एक बार इस पर भी जाएगा, तो ये वाले जो बार से बार हैं ये कट जाएंगे और फिर तो एक्सप्रेशन सीधा ही बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन सी ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, तो ये तो किसका होता है, एक्स और का होता है, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ठीक है। तो एक्स और सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एन आइडियल गैस इंजन इज रन अकॉर्डिंग टू द साइकिल शोन इन द एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ के हिसाब से हो रहा है बिलो, वेयर प्रोसेस डी टू ए इज नोन एज आइसोकोरिक, डी से ए तक बोल रखा है कि आइसोकोरिक है। और यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ए से बी और सी से डी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं। द करस्पॉन्डिंग साइकिल इन पीवी ग्राफ कैसा होगा, पीवी ग्राफ में सबसे पहले तो हम वो देखें जो हमें पता है। एक तो ये वाली आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, तो सी डी और एस बी आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल जो होता है पीवी ग्राफ पी इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, पी इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, तो ये हाइपरबोला जैसी बनती है, तो ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी ये जो पीवी ग्राफ होगा, हाइपरबोला जैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए से बी में और सी से डी में, ए से बी और सी से डी में, तो ए बी और सी डी हाइपरबोला जैसा है। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तो गलत हो गया, ये इसकी वजह से ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर ये सी डी ए बी ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे, सी से डी में स्ट्रेट लाइन सा दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब दूसरा हम देखें कि जो डी से ए दे रखा है आइसोकोरिक दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट देखें तो डी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें है, डी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें है, और डी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें भी नहीं है, ये नहीं है तो ये वैसे ही हट गया, और डी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें भी है, और ये दोनों हट गए थे। इन दोनों में देखूंगा तो डी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट भी है और ए से बी और सी से डी में आइसोथर्मल ग्राफ भी बन रहे हैं। तो अभी तक जो हमने एलिमिनेशन करे उसके हिसाब से ए और बी ऑप्शन हमारे पॉसिबल हैं कि दोनों करेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो हम अगर ध्यान से देखें ना तो एक प्रोसेस ये जो है इसमें स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये जो थी आइसोथर्मल थी, ये आइसोथर्मल थी, इसमें लिख दें आइसोथर्मल, ये दोनों की दोनों, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये चौथी प्रोसेस देखें, चौथी प्रोसेस बी से सी में एंट्रोपी कांस्टेंट है, बी से सी में एस जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर एंट्रोपी डेल्टा एस जीरो है, बी से सी में डेल्टा एस जीरो होने का मतलब डेल्टा क्यू जीरो होना, क्योंकि डेल्टा एस डेल्टा क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जीरो है, यानी डेल्टा एस जीरो डेल्टा क्यू, एंट्रोपी का चेंज जीरो है, यानी कि कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबेटिक।
तो बी से सी का जो स्लोप है वो ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? बी से सी का जो स्लोप है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा किस में दे रखा है? बी से सी का जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, कर्व्ड बनेगा। कर्व्ड बनेगा तो वो कर्व्ड ग्राफ इसमें दे रखा है। और इसका स्लोप जो होगा वो इन दोनों आइसोथर्म से ज़्यादा होगा, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से ज़्यादा होता है, और नेगेटिव होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होता है। इस वजह से ये ज़्यादा वर्टिकल ग्राफ बनेगा। तो ये एडियाबैटिक इसमें बन रहा है। इसमें ये तो कॉन्स्टेंट था, मतलब कि स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा था। समझ में आ गई बात? तो ये तो गलत हो जाएगा, एडियाबैटिक होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। 21 में चलते हैं। 21 में बोल रहा है द पावर रेडिएटेड बाई सन, पावर जो दे रखा है सन का वो 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 वोट दे रखा है। इट्स रेडियस जो दे रखी है वो 7 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर ये दे रखी है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है, पॉइंटिंग वेक्टर हमें बताता है रेट ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, पर यूनिट एरिया, यानी कि एक तरीके से इंटेंसिटी बताता है हमें कि कितनी एनर्जी फ्लो कर रहा है, उसका रेट बताता है। तो ये इंटेंसिटी होता है एक तरीके से, इसकी वैल्यू वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट से ही पता चल रहा था हमें वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो पावर अपॉन में एरिया करना है, लेकिन वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पावर वोट में तो दे रखी है कितनी, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 वोट, अपॉन में एरिया, एरिया जो बनेगा वो ये सन है, इसका सरफेस एरिया 4πr² बन जाएगा, 4πr² बन जाएगा। लेकिन आर को मैं सेंटीमीटर में लिख दूं क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। तो आर की वैल्यू जो बनेगी सेंटीमीटर में वो 7 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर है। किलो को 10 पावर 3 मीटर में कर दो तो 7 इंटू 10 पावर 8 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आर बन जाएगा 7 इंटू 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, इसलिए 10 पावर 2 आ गया। और ये बन जाएगा 4π इंटू आर, 7 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये पावर बन जाएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 अपॉन में 4π, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और वोट अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 से गया ये 6 पावर बन गई। तो जो पावर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3.8 इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 38 और 0.0000 है ना, 5 0 आ जाएंगे और ये पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में 4π इंटू 49 ये वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका इतना बन जाएगा। अब इसको देखो, अगर तुम डिवाइड करोगे तो अब देखो ये आंसर बन जाएगा ना, इसके अलावा तो क्या ही बनेगा। 5 था, 5 से 8 बना, 8 से 10 बन गया सेंटीमीटर में, और ये 4πr² इसका एरिया बनता है। एक बार मेथड देख लेना, सही होगा तो कैलकुलेशन फिर आंसर सेम आ ही जाएगा, है ना। बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, ये जो वैल्यू बनेगी फिर इसी के आसपास आ रही होगी, कुछ 6174 के आसपास कुछ आ रही होगी, तो वो दे रखा होगा ना। थोड़े से कैलकुलेशन है ये तुम्हें करनी पड़ेगी। अब देखो मैं हेल्प नहीं कर सकता इसमें, एग्जाम के टाइम पे भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बोला कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन चार्जिंग ऑफ एन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन चार्जिंग इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर एन आरसी सर्किट इज मेड विद रेजिस्टेंस आर। देखो आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस है तुम्हारा 10 किलो ओम, यानी कि 10 टू द पावर 4 ओम बन गया है। और कैपेसिटेंस सी जो है वो 1000 माइक्रोफेरेड है, यानी कि 10 टू द पावर 3 इंटू 10 पावर -6, तो ये 10 टू द पावर -3 फेरेड बन गया। उसके बाद में बोल रखा है कि विद ए वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज वी जो दे रखी है वो 6 वोल्ट है। तो आरसी सर्किट में ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और ये बैटरी हो गई मान लो तुम्हारी 6 वोल्ट की, और इसको चार्ज करा गया। तो अब इसको अगर चार्ज करा जाता है तो बोल रखा है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन में डी टी होता है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो हम ये बोल रखा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा ही बराबर होते हैं, तो चाहे मैं डिस्प्लेसमेंट करंट निकालूं या फिर कंडक्शन करंट निकालूं एक ही बात है। तो कंडक्शन करंट लिख लेते हैं। इसके चार्जिंग के समय जो करंट होता है आई, वो आई नॉट ई टू द पावर -t/τ बनता है ना। धीरे धीरे डी के होता है, जब पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो करंट फ्लो करना बंद कर देता है, तो फाइनल करंट 0 होता है, तो एक्सपोनेंशियली डी के करता है। आई नॉट जो बनता है, आई नॉट वो ई नॉट बाई आर, यानी कि वी नॉट बाई आर बनता है। वी नॉट जो तुम्हारा है 6 वोल्ट दे रखा है, तो आई नॉट तुम्हारा बन जाएगा 6 अपॉन में रेजिस्टेंस है तुम्हारा 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये तो ये बन जाएगा।
उसके बाद में आई इक्वल टू आई नॉट यानी कि 6 अपॉन में 10 टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन में टो यानी कि टो होता है तुम्हारा आर सी, टाइम कॉन्स्टेंट टो आर इंटू सी होता है। तो आर कितना है तुम्हारे पास 10 टू द पावर 4 इंटू सी कितना है 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 10 टू द पावर 1 बन जाएगा। तो आई इक्वल टू 6 अपॉन में 10 टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन में 10। अब ये बोला गया है कि कितने टाइम बताना है, माइक्रो एम्पियर्स में बताना है। सबसे पहली बात तो करंट की वैल्यू जो बतानी है माइक्रो एम्पियर्स में 5 सेकंड के ऊपर बतानी है। टी इक्वल टू 5 सेकंड में आई बन जाएगा 6 अपॉन में 10 टू द पावर 4 और ई टू द पावर माइनस 5/10 जो कि बन जाएगा 1/2। तो ये बन जाएगा 6 अपॉन में 10 टू द पावर 4 ई टू द पावर माइनस 1/2, यानी कि ये बन जाएगा 6 अपॉन में 10 टू द पावर 4, ये एक बार नीचे की तरफ 1/2, √2 नहीं 1/2, तो 1/2 होता है रूट, तो ये 1 अपॉन में √e बन जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन में ये क्या बन जाएगा 1.65, √e की वैल्यू 1.65 लेने के लिए बोला है 1.65, इसको तुम लिख दो 600 अपॉन में 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो ये बन जाएगा 600 अपॉन में 1.65 माइक्रो एम्पियर। अब ये देख लो 600 अपॉन 1.65 कितना होता है ना, ये नियरली 6364 माइक्रो एम्पियर ही होता होगा, इसलिए ये आंसर दे रखा है। तो बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना है ना, 600 को 1.65 से डिवाइड करना है, और ये लगभग 2 होता तो 300 बनता है, 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि ये 300 से बड़ा आएगा आंसर, क्योंकि 2 से थोड़ा छोटा है, डिवीजन वाला जो पैरामीटर 1.65 है 2 से थोड़ा छोटा है, तो 300 से बड़ा आएगा थोड़ा सा, वो 364 ही बन रहा होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 में बोल रखा है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 5 × 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज दे रखी है। एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी इतना है, और एम्पलीट्यूड जो है वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E नॉट 10 टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। और होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K1 जो है 1.69 दे रखा है, क्योंकि आगे भी दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम कॉन्स्टेंट दे रखा है, उसको हम K2 लिख लेंगे। इसमें बोला गया कि इंसिडेंट नॉर्मली एट इंटरफेस, और एक इंटरफेस था, ठीक है ना, इस पर ये वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुई तो परपेंडिकुलर सीधे से चली जाएगी है ना, क्योंकि 90 डिग्री पर इंसिडेंस पे 90 डिग्री पर ही रिफ्रैक्शन होता है। इसका K1 जो है 1.69 है और दूसरे का K2 जो है वो 2.25 है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2। परमिबिलिटी के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, तो μ1 रिलेटिव 1 और μ2 रिलेटिव 2 भी 1 ही, हम वही ले लेंगे है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रखा है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो चेंज करी, परमिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड वाली कोई चेंज नहीं करी, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम उनको 1 1 ही मान लेंगे। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बन जाएगा है ना, जो म्यू बन जाएगा वो सिर्फ के प्रोपोर्शन में आ जाएगा, के की वजह से चेंज होगा, और 1/, में स्पीड जो बनता है ना, जो म्यू बनता है रूट एप्सिलॉन R μ R बनता है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन R μ R रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पर सिर्फ के की वजह से यानी कि एप्सिलॉन R की वजह से जो बनेगा वो म्यू बन जाएगा, उसके हिसाब से बदलेगा। तो जो इसमें पूछा है कि जो एम्पलीट्यूड, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इतना था, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, तो ट्रांसमिटेड वेव का और इंसिडेंस वेव का अगर एम्पलीट्यूड ए है, अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर ए है, तो ट्रांसमिटेड वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये स्ट्रिंग वेव में तुम्हें ड्राइव करवाया जाता है फॉर्मूला, है ना, अगर तुम्हें याद हो तो जो एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हो है ना, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए होता है। रिफ्लेक्टेड वेव का फॉर्मूला तो बनता है वो μ1 माइनस μ2, वो वहाँ पर मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है उसकी, और यहाँ पर हम ये इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख देंगे μ1 अपॉन में μ2, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 इंटू ये बन जाता है AI, और जो ट्रांसमिटेड वेव का बनता है वो बनता है 2μ1 अपॉन में μ1 प्लस μ2 टाइम्स AI, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। और इसके हिसाब से अगर अपन यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर, तो μ1 और μ2 किसके फॉर्मेट में लिखा जाएगा, √K1 √K2 के फॉर्मेट में, तो हमें किसका चाहिए ट्रांसमिटेड का, ट्रांसमिटेड के लिए हम यहाँ पर रख देंगे 2 टाइम्स √K1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ K1 प्लस रूट ऑफ K2 इंटू AI, ये तुम्हारा बन जाएगा ट्रांसमिटेड वेव का फॉर्मूला यहाँ पर पे, उसका एम्पलीट्यूड, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स √K1 कितना दे रखा है 1.69, और K2 कितना दे रखा है K2 2.25, तो ये बन जाएगा 1.69
और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2.25 इंटू इंसिडेंट वेव 10⁻³ इसका एम्पलीट्यूड है। ध्यान से देखोगे ना तो 169 का रूट है जो कि 1.3 बन जाएगा, तो 2 टाइम्स 1.3 अपॉन में ये 1.3 प्लस ये 15 का स्क्वायर 25 बनता है, तो ये 1.5 इंटू 10⁻³। इसको सोल्व करोगे तो जो 80 बन जाएगा, वो जो भी बनेगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेना तुम, है ना। ये यहाँ पर दे रखा है 80 की वैल्यू ट्रांसमिटेड वेव, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव टू द इंसिडेंट वेव। अच्छा, ट्रांसमिटेड वेव इसका अपॉन में 10⁻³ AI, इसकी वैल्यू नहीं रखना, इसका रेशियो निकालना है। तो ये जो AI है ये AI बनेगा और AI इधर की तरफ, तो ये बन जाएगा ऊपर की तरफ कितना 2 टाइम्स 1.3 अपॉन में नीचे कितना बन जाएगा ये 2.6 बनता है, ये 2.6 बन जाएगा और नीचे 2 और 2 2.8, तो 2.6 अपॉन में 2.8 ये बोल रखा है। अब नियरेस्ट इंटीजर बताना है। अब नियरेस्ट इंटीजर तो ये एक से थोड़ा सा छोटा होगा, नियरली 0.9 के आसपास होगा कुछ, तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर तो होगा वो तो 1 बनेगा, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर जो बनेगा वो 1 बनेगा, तो बस 1 आंसर आ जाएगा नियरेस्ट इंटीजर। अदरवाइज जो भी होगा एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट 24th में बोला गया थिन यूनिफॉर्म स्टील चेन ऑफ लेंथ 10 मीटर है, लीनियर मास डेंसिटी 2 किलोग्राम पर में। हर मीटर में एक चेन है जिसकी लेंथ है 10 मीटर की और उसके हर एक मीटर में 2 किलोग्राम मास है, तो 10 मीटर में कितना 2 इंटू 10 20 किलोग्राम की एक चेन है मतलब की, और 10 मीटर की लेंथ है उसकी। उसको वर्टिकली हैंग करा गया अटैच टू ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैविंग नेग्लिजिबल स्मॉल रेडियस, यानी कि एक एक्सल है, इसकी रेडियस बहुत स्मॉल है, यहाँ से उसको बांध करके हैंग कर दिया गया इस चेन को, ठीक है। और 10 मीटर की चेन है और इसका टोटल मास कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20 kg की ये चेन है, ठीक है। अब इसको क्या करा गया कि कंप्लीट व्हाट इज द वर्क डन टू स्लोली वाइंड अप द चेन ऑन द एक्सल, एक्सल के ऊपर ले जाना। फाइनली क्या करना है, इसको यहाँ पर वाइंड अप कर देना है। तो होगा क्या कि मैं सेंटर मास का कंसेप्ट लगा सकता हूँ कि पहले सेंटर मास यहाँ था कितने नीचे 10 मीटर में 5 मीटर के नीचे था, अब इसको उठा करके यहाँ पे ले गए तुम, तो वर्क डन जो बनेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डेल्टा M इंटू डेल्टा H mg इंटू डेल्टा H, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। पहले उसका सेंटर मास यहाँ पर 5 मीटर पर था, यानी कि पूरा का पूरा 10 kg या 20 kg तुम इस पॉइंट पर रखा हुआ माना जा सकता था, अभी पूरा इसके ऊपर चढ़ा दिया तुमने तो यहाँ पर माना जा सकता है। तो M यानी कि 20 इंटू G यानी कि 10 इंटू H कितना ऊपर ले गए 5 मीटर ऊपर ले गए, तो 5 टू ये 100 इंटू 10 वर्क डन आ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा, G की वैल्यू 9.81 लेनी है, तो G की वैल्यू 9.81, तो इसको ध्यान से कर लो फिर कितना बन जाएगा 20 इंटू 5 तो 100 ही बनेगा, इंटू 9.81 तो फिर ये 981 बन जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वर्क डन 981 जूल, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, तो 981 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन ये बोल रखा है सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, द ऑब्जर्विंग स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से 80 सेंटीमीटर पर स्क्रीन रखी गई है। ये सिंगल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट है। ये जो कैपिटल डी है अगर तुम्हें देखा जाए तो कैपिटल डी की वैल्यू जो दे रखी है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 0.8 मीटर, और ये जो स्लिट विड्थ दे रखी है ये बी वो 0.2 mm दे रखी है, ठीक है। वेवलेंथ जो दे रखा है वो 500 नैनोमीटर दे रखा है। यहाँ पर जो सेंट्रल ब्राइट बनता है ना, सेंट्रल ब्राइट बनता है, वो सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है वो ऊपर और नीचे की टोटल मिलाकर के ये सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है, इसको मैं विड्थ W बोल देता हूँ। ये W ऊपर की तरफ मिनिमा पहला मिनिमा और नीचे की तरफ पहला मिनिमा लैम्डा लैम्डा पर आता है, तो ये जो विड्थ बनती है सेंट्रल मैक्सिमा की इसके अंदर सिंगल स्लिट में वो 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d बनती है, ठीक है। स्मॉल d को B भी बोल देते हैं जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 2 टाइम्स लैम्डा 500 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर की जगह 10⁻9 मीटर रख दिया हमने, इंटू कैपिटल D कितना दे रखा है दोस्त 0.8 अपॉन में स्मॉल d यानी कि 0.2 और mm को 10⁻³ रख देंगे, ठीक है। और इसको सोल्व कर लेंगे तो विड्थ कितनी आ जाएगी, ये तो 10⁻⁻1 बन जाएगा और 2 से कट जाएगा, -4 ऊपर जाके +4 बनेगा, तो ये 500 इंटू 10�5 बन जाएंगे, इंटू में 0.8 बन जाएगा, तो 0.8 से एक ये 0 कट जाएगा, 8 5 40, 400 इंटू 10⁻5 मीटर, तो W विड्थ जो बनती है 400 इंटू 10⁻5 मीटर,
हमें आंसर किस में देना है, mm में देना है। तो इसको 4 × 10⁻³ मीटर लिखा जा सकता है, यानी कि सीधा सीधा 4 mm। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो यार ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा इन सब क्वेश्चन को करके। नई वैरायटी तुम्हें देखने को मिली होगी, और इस टाइप के क्वेश्चन हाँ कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यार, किसी अलग अलग शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बोल सकते हो, इस टेस्ट में बोल सकते हो, अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे थे। ठीक है, बट हाँ उनकी प्रैक्टिस हमें करनी जरूरी है। हमें अजीबोगरीब क्वेश्चन भी, जो फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए। तो आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा, और अगर तुम्हें इसी तरीके की प्रैक्टिस चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे और भी सारी चीज़ें तुम्हें इसके PDF नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर सीरीज़ पसंद आ रही हो, लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। लास्ट माइल है और इसमें थकना नहीं है ना। इसमें जो अच्छे से दौड़ेगा वही आगे की जीत हासिल करेगा। तो मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है। अपनी प्रिपरेशन जितनी भी तुमने करी है उसके हिसाब से अब जो मेहनत कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट अब के हिसाब से अच्छा ही आएगा, अगर तुम अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेना डाउट के लिए। तुम्हें कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम का फियर हो, जैसा भी हो, मुझसे कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो तुम डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं ऑडियो लाइव सेशन लेता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे ऑडियो के थ्रू मुझसे लाइव डिस्कशन कर सकते हैं अपना किसी भी टाइप का प्रॉब्लम। ये QR कोड स्कैन कर सकते हो, यहाँ से भी तुम मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी लिंक तुम देख सकते हो। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। अपना नंबर 4 नंबर का टेस्ट और उसकी PDF तुम्हें आज ही मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, है ना। वहाँ पर जाकर देखोगे तो तुम्हें ऑलरेडी वहाँ पर उसकी PDF मिल जाएगी, जिसके क्वेश्चंस तुम आज प्रैक्टिस कर सकते हो। कल उसका डिस्कशन हम करेंगे, उसकी आंसर की, यानी कि सॉल्यूशन पूरा हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।